बसपा ने 53 प्रत्याशियों की सूची की जारी। बहुजन समाज पार्टी ने 53 प्रत्याशियों की सूची की जारी। जसवंत नगर से बृजेंद्र प्रताप को मिला टिकट। जसवंत नगर से बृजेंद्र प्रताप को मिला टिकट। सपा ने जसवंत नगर से शिवपाल को दिया है टिकट। सपा ने जसवंत नगर से शिवपाल यादव को दिया है टिकट। करहल से कुलदीप नारायण बसपा के प्रत्याशी होंगे। करहल से कुलदीप नारायण होंगे बसपा के प्रत्याशी। 53 प्रत्याशियों की सूची बसपा ने जारी की है। करहल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरोध में खड़े होंगे कुलदीप नारायण। बसपा ने 53 प्रत्याशियों की सूची की जारी। बसपा ने 53 प्रत्याशियों की सूची की जारी। तिरवा से अजय कुमार वर्मा को मिला टिकट। तिरवा से अजय कुमार वर्मा को टिकट। बसपा ने बिठूर से रमेश सिंह यादव को दिया टिकट। बसपा ने 53 प्रत्याशियों की सूची की जारी। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश दिनेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, बसपा के द्वारा 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। करहल और साथ ही साथ जसवंत नगर के भी प्रत्याशी सामने आए हैं। क्या लगता है आपको, कितनी मजबूत दावेदारी है जिन प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने आज अपने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बहुत साइलेंट तरीके से अपनी चुनावी तैयारी कर रही है और प्रत्याशियों के चयन में भी वो बहुत सोच समझ के प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। बात करेंगे करहल की, तो अखिलेश यादव के खिलाफ बहुजन समाजवादी पार्टी डॉक्टर कुलदीप नारायण को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। कुलदीप नारायण बताया जाता है कि व्यवसायी है और लगातार पिछले 5 साल से समाज सेवा का काम करहल विधानसभा में ही कर रहे हैं, तो मजबूत दावेदारी के रूप में वो प्रत्याशी हैं। ऐसे ही शिवपाल यादव के खिलाफ भी जिस प्रत्याशी को मैदान में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया ने उतारा है, वो भी समाज सेवी है और व्यवसायी हैं। उनको मैदान में और उनके लिए भी बताया जा रहा है कि पिछले कई महीने से लगातार वो विधानसभा में सक्रिय है और समाज सेवा के काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मायावती के बारे में कहा किया है जो बसपा की, तो वो बड़े साइलेंट तरीके से इस बार कोविड के चलते रैलियां रोक तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मायावती बहुत साइलेंट तरीके से प्रत्याशियों का चयन हो या फिर अपने प्रचार का माध्यम को उसको बहुत साइलेंट तरीके से कर रही है। और दावेदारी पश्चिम की बात करेंगे, जहां जहां भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी या भाजपा के प्रत्याशी मैदान में आए हैं, तो उनके कंपेरिजन में देखेंगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में। बसपा सुप्रीमो लगातार प्रत्याशियों की बात हो या फिर अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात हो, लगातार उनके संपर्क में है। उनसे संपर्क करने के बाद ही अपने पब्लिक ओपिनियन, जो उनके कैडर के लोग हैं, उनसे ओपिनियन लेके ही मैदान में इस बार प्रत्याशी का चयन बसपा सुप्रीमो कर रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बसपा को लेकर माना जाता है कि कुछ सुरक्षित सीटें हैं, उनको लेकर बसपा का दाव हमेशा से मजबूत दावेदारी रहती है। उन सीटों पर प्रत्याशियों की यदि बात करें तो क्या लगता है किस तरह से प्रत्याशियों को डिसाइड किया गया है? और जिस साइलेंट दावेदारी की आप बात कर रहे हैं, इस चुनाव में क्या लगता है कि बसपा अपनी पुरानी खोई हुई जो जमीन है उसे पाने का प्रयास कर रही है, उसमें सफलता मिलेगी? जी बिल्कुल, बसपा सुरक्षित सीटों की बात करेंगे तो बसपा सुप्रीमो ने पहले से ही सुरक्षित सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया था। जितनी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सुरक्षित सीटें हैं, उस पर लगभग प्रत्याशियों को उन्होंने करीब 15 दिन पहले ही प्रत्याशी बना दिया है और वो भी पब्लिक ओपिनियन या उनके कैडर के लोगों से सर्वे करने के बाद, पूछने के बाद ही बसपा सुप्रीमो ने प्रत्याशी का चयन किया है। और उनके वोट परसेंटेज की बात करेंगे, वो चाहे 2014 का विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या फिर 17 का विधानसभा या फिर 19 का लोकसभा, बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज जी बिल्कुल। दिनेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बसपा के द्वारा 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश जानकारी दे रहे थे, बहुत ही साइलेंट तरीके से सर्वे के माध्यम से और लोगों से बातचीत कर बसपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। ऐसे में पूरे संवैधानिक तरीके से लगातार
बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में कोशिश करती हुई नजर आ रही है। 2022 के चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी के साथ उतरने की रणनीति बसपा सुप्रीमो के द्वारा जारी है। देवभूमि के दंगल में अब बात करेंगे दल बदल का रिवाज जारी। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की राजनीति का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और तोड़ मरोड़ की राजनीति में राजनेता भी थाली के बैगन बनकर रह गए हैं। मतदान होने में चंद ही वक्त बचा है, ऐसे में दल बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी से हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में वापसी की, तो वहीं आज 44 सालों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले किशोर उपाध्याय भाजपाई हो गए। इसी को लेकर आज हम दल बदल का रिवाज जारी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड की फिजाएं भले ही सर्द हों, लेकिन उत्तराखंड की सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। इन दिनों उत्तराखंड में नेताओं के दल बदलने की प्रक्रिया मानो एक रिवाज बन गई है। कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नेता शामिल होते हैं, तो कभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दरवाजा खटखटाते हैं। नेता करे भी तो क्या, जब एक पार्टी अपने दरवाजे बंद कर दे तो दूसरी पार्टी की शरण में आना ही पड़ता है। प्रजातंत्र हर को छूटे लगे, बाध्य जाने का दुख तकलीफ जरूर हुआ। कांग्रेस परिवार में बड़े हुए, पढ़े लिखे, उनको विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया, उनको प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। अब वो क्यों गए, क्या परिस्थिति ऐसी थी समझ में हमारी समझ से परे। लेकिन बीजेपी के कांग्रेस के वातावरण पला बड़ा हुआ व्यक्ति बीजेपी में थोड़े दिन में दम घुटने लगता है। वो उनका अपना चयन है, लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को यूज करती है, यूज एंड थ्रो करती है। उसका परिणाम आपने जो अभी भागे थे वो फिर बीजेपी में आने को लाइन लगा रखी। विचार पार्टी का हो, उस विचार से अगर वो थोड़ा संतुष्ट होता है, जनता के प्रति समर्पण देखता है। कोविड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत से काम किए जो अन्य राजनीतिक दल नहीं करते, और जनता के बीच में रहते हुए ऐसे महामारी के समय अनेकों तरीके से अपने को एक जिम्मेवार पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत से लोग उससे प्रेरित होकर, बहुत से लोग जनता के प्रति जो काम, जो जवाबदेही हमने दिखाई है, उससे प्रेरित होकर निश्चित तौर पे अपने विचार बदलते हैं। और ये तो समय समय पर जनता के प्रति जवाबदेही और जनादेश प्राप्त करने का एक वो है कि हम भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले सभी नेताओं को 2017 के विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया था। मार्च 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, तो 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में ठीक आधे यानी 5 मंत्री कांग्रेस से आने वाले नेताओं को बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव आने से ठीक पहले सूबे की सियासी नब्ज को समझते हुए यशपाल आर्य ने भी अपने बेटे के साथ घर वापसी कर दी, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। ग्राफ में बड़ी कांग्रेस सत्ता वापसी का सपना देखने लगी। 70 हमारे डॉक्टर सचान प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने तथा अखिलेश जी ने, प्रभारी जी ने, राजेंद्र चौधरी जी ने 70 कैंडिडेट उतारे हैं। और आप देखिएगा बहुमत से हम सब सरकार में भागीदारी करेंगे। आप चाहे हमारा हरिद्वार देख लीजिए, उधम सिंह नगर देख लीजिए, देहरादून में ही देख लीजिएगा, कैंट में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आपस में लड़े मरे जा रहे। जनता का विश्वास क्या जीतेंगे, इनको कौन वोट देगा, पूरे केवल अपने लड़ने के लिए परेशान हो रखे हैं। अन्य पार्टियां ऐसे दल बदलू नेताओं पर तंज कसते हुए कह रही हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा का रहता है और पूरी कैबिनेट कांग्रेस की। कांग्रेस और भाजपा नूरा कुश्ती जैसा गेम खेल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब क्या देगी, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और कल नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन उत्तराखंड में यदि दल बदल का सिलसिला देखा जाए तो दल बदल का सिलसिला अभी भी जारी है। किशोर उपाध्याय जिस तरह से 44 साल काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ऐसे में एक बार फिर से दल बदल को लेकर तमाम लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से जिस तरह की बातें आ रही थी, एक बार उस पर फिर से मुहर लग गई है कि लगातार इन तमाम नेताओं के द्वारा चुनाव से पहले अपने फायदे, नफे नुकसान को देखते हुए पार्टियां बदलना बेहद आम बात हो गई है। और उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने इसमें महारत हासिल कर लिया। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते
लेते हैं। हमारे साथ दीपक पांडे आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आशुतोष डिमरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। और अभिषेक बहुगुणा यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे, लगातार दल बदल को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हर दिन चर्चा करने के एक नए विषय सामने आ जाता है। किशोर उपाध्याय जी 44 साल कांग्रेस में काम करने के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साफ तौर पर नामांकन को एक दिन बचा है, 14 फरवरी में चुनाव होना है। ठीक 14-15 दिन पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि कांग्रेस में अब आपकी बन नहीं रही, बीजेपी में आ रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का यही हाल है। क्या कहना है आपका, उत्तराखंड की राजनीति में क्या चल रहा है? मैडम, ये आज हमारे उत्तराखंड के लिए कोई नई बात नहीं हो रही है। ये कई सालों से नेता दल बदल अपना कर रहे हैं इस पे तो। और दूसरी बात क्या है कि इनको इस समय कहीं ना कहीं सेफ सीट चाहिए और इलेक्शन लड़ने को चाहिए, क्योंकि उनको पता है हमारे वरना 5 साल खराब हो जाएंगे। हमें चाहे कैसे भी हो, यम केम त्रेन तोड़ मोड़ जोड़, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। उनको बस केवल एक चीज से सरोकार है कि किस तरह से हमें विधानसभा का सीट जीतनी है और किस तरह से अपनी मजबूत दावेदारी दिखा के मंत्री पद लेना है। और वहां प्रेशर बना के कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की, इसलिए आज तक हमारे वहां 5 साल केवल कोई सरकार नहीं टिक पाई, जबकि 57 सीटों के साथ आप देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार पूरे बहुमत के साथ आई। उसके बाद भी वो लोग एक मुख्यमंत्री 5 साल के लिए लगातार नहीं दे पाए, केवल एनडी तिवारी जी को छोड़ के यहाँ पे। और ये बात तथ्य सही है कि उत्तराखंड में जो भी लास्ट मुख्यमंत्री रहा है, अगली बार उसकी सरकार नहीं आई है। मैंने पिछली बार भी मैंने देखा, नित्यानंद स्वामी जी जब यहाँ से मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो नहीं जीत पाए। एनडी तिवारी जी के समय पे आप देखते थे दोबारा उनकी सरकार नहीं बनी। हरीश रावत जी जब थे तब वो नहीं बन पाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जब धामी जी भी जो हैं, इस बार इनकी दोबारा सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि वैसे भी ये लोग कोई बीजेपी और कांग्रेस की सरकार हमारे उत्तराखंड में नहीं रह गई। हमारे वहां तो कांग्रेस का नाम कांग्रेस हो गया है और जो बीजेपी का नाम है उसका भांगरे से नाम हो गया है। इस बार ये लोग मिलजुल के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इससे उत्तराखंड का ही विनाश कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। जनता के इनको से कोई सरोकार नहीं है जीवन से, इनको केवल है तो अपने अपने परिवार लोगों से सरोकार है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सीमा डोरा भी जुड़ चुकी है। सीमा जी स्वागत है आपका। सीमा जी, लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री भाजपा का होता है और तमाम जो कैबिनेट होती है वो कांग्रेस की होती है। तमाम कैबिनेट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो कांग्रेस के पिछली बार की बात करें, 2017 की बात करें तो 10 में से 5 मंत्री ऐसे बनाए गए थे जो कांग्रेस से आए थे। हाँ, तो जो अच्छे थे वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर ही थे, एक्चुअली उसी रैंक के थे, तो उनको देना पड़ा। और जो हमारी भावनाओं के साथ, हमारे विचारों के साथ सहमत होकर काम कर सके वो रह गए, जो नहीं कर सके, जो सिर्फ बिजनेस करने आए थे वो चले गए वापस। ठीक है सीमा जी, पिछली बार आपने भरोसा किया, 10 में से 5 बनाए, 5 में से 2 चले गए। अब फिर से जिस तरह से कांग्रेस से लोग शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से सीटें भी उन्हें दी जा रही हैं, आप साफ तौर पर कहते हुए यहाँ पर नजर आते हैं कि ठीक है आपकी पार्टी का फैसला होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ठीक चुनाव से पहले आता है उन्हें सीटें मिलनी चाहिए? किशोर उपाध्याय को लेकर यहाँ पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या किस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या है बीजेपी की रणनीति? नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ उनका, क्योंकि उन्होंने आज ही सदस्यता ग्रहण करी है। तो जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, संगठन डिसाइड करेगा, वो उस पर करेंगे। लेकिन अगर वो इतने अपर लेवल के नेता हैं और वहां से, क्योंकि वो बीजेपी के काम से, विकास से बहुत प्रभावित होकर आए हैं, उन्होंने यही कहा कि मैं विकास के लिए आया था और कांग्रेस में इतने सालों से प्रभावित होकर आए हैं, तो ये तो पक्का है कि चुनाव लड़ेंगे या भाजपा के लिए काम करेंगे प्रभावित होकर? नहीं, भाजपा के लिए काम करेंगे तभी तो आए हैं। अब टिकट मिलती है या नहीं? ठीक है, भाजपा के लिए प्रभावित होकर आए हैं, ये बात तो एकदम पक्की है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये भी तो पक्का है? बिल्कुल पक्का होगा। ये भी अभी विचार किया जा रहा है, देखते हैं कि कहाँ पे उनका बनता है कि कहाँ से लड़ सके, क्योंकि सारे समीकरण बिठाने पड़ते हैं कि कहाँ से जीत सकेंगे, कहाँ पे देनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सीटों में तो घोषित हो चुके हैं जी। तो 2 सीटें ही बची अभी खाली, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। जल्दी कल ही पता लग जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता अभिषेक बहुगुणा भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, साफ तौर पर सीमा जी अभी बताने से इनकार कर रही हैं इस बात को लेकर, तो ये उन्होंने माना है कि भाजपा में आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। किस तरह से काम करेंगे ये 1-2 दिन में डिसाइड होगा। अपने लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, क्या कहना है आपका? कोई अंतर है भाजपा और कांग्रेस में?
भाजपा प्रवक्ता ने जिस तरीके से बात बोली है, उनकी बातों से ही पता चलता है कि वो खुद इसमें बहुत ज्यादा सोच रही हैं और शायद परेशान है कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं। क्योंकि अगर हम धरातल में देखें और शुरू से देखते आए हम जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो आपसी दल बदल रहा है, उसमें जन सरोकार की बात कभी भी नहीं रही है। भाजपा के कार्य से प्रभावित होकर हम इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कल हरक जी कह रहे थे कि पिछली बार उन्होंने बोला था कि मैं मेरे अंदर भाजपा का खून है जी। आज वो खून निकाल के बोल रहे हैं कि मैंने हर एक बूंद निकाल के एक वादा उसको हमने अमित शाह जी को दे दी है। तो ये सारी बातों के पीछे अगर हम देखें तो यह जन सरोकार की वजह से नहीं, या आपसी मतभेदों के साथ साथ अपने स्वार्थ की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मैं आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को भी बोलूंगा, जिसमें उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी के जो लड़ रहे हैं वो भी तो वो सारे व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ को लेके पूरे प्रदेश की जनता को लूटने का जो मसौदा तैयार कर रखा है पिछले 20 सालों से जी। इन 20 सालों में इन लोगों ने यहाँ पे दल बदल करके सिर्फ उत्तराखंड की जनता को लूट खसोट करके सिर्फ परेशान किया है और इस देवभूमि को बर्बाद करने का काम किया है। जी बिल्कुल। अगर हम धरातल में देखें इसमें धरातलीकरण में, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अभी जो बिल्कुल जुम्मे 4 दिन पहले आई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को ही लेके आई है। और ये आपस में सिर्फ टिकट के बंटवारे इस जी क्योंकि ठीक है, आपके पास विधानसभा में आते हैं। ठीक है अभिषेक जी। आशुतोष डिमरी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरह से दल बदल का खेल लगातार जारी है, जिस तरह से हम उसको देख रहे हैं, साफ तौर पर ये खेल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। जनता को तो इसमें कुछ भला नजर नहीं आता। आशुतोष जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। जी आशुतोष जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हमें मिल नहीं रही है। फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें, मैं आपके पास वापस आती हूँ। दीपक जी, लगातार जिस तरह से दल बदल को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है कि तमाम नेता उत्तराखंड में जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरह से दल बदल का खेल जारी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं से भी जनता का कुछ भला है? बिल्कुल नहीं मैम, इसमें जनता का तो कोई भला नहीं है, क्योंकि जो भी आज दोबारा विधायक की रेस में दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज हरीश रावत जी कहीं पहले पहाड़ से लड़ते थे, पिथौरागढ़ से, उसके बाद अब हरिद्वार से उन्होंने तैयारी करी, किच्छा से आ रहे, अब वो अभी रामनगर से, आपने देखा था सर्वे दिखा रहा था कि रामनगर से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में कल रात ये आया कि एक जो महिला है उसका टिकट काट के संध्या डालाकोटी का छप्पन लाल कुआं विधानसभा आ गए। छप्पन लाल कुआं विधानसभा हमारा भी राजनीतिक क्षेत्र है, कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र है। कल ही रात सूचना हमें भी मिली है कि क्या हरीश रावत जी यहाँ पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जनता समझ चुकी है इनके खेल को। और यहाँ के लोग क्या है कि अब लोकल प्रत्याशी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के विचार में है, और उनको मुझे लग रहा है कहीं मुंह की ना खानी पड़ जाए, क्योंकि जो यहाँ के और जो लोग तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वही बगावत पे उतरा है, वही केकड़ों की तरह उनकी टांग खींच के उनको नीचे न गिराने का प्रयास करें। मुझे तो सीधी सी नजर ये नजर आ रहा है। और इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी का खेल पूरी जनता देख चुकी है। कहीं ना कहीं इसका असर इन दोनों पार्टियों को बहुत जल्दी पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हर विधानसभा में 25 से 30 हजार घरों में गई है, अपने मुद्दों को लेके, अपने विजन को लेकर के हर घर घर में जाके उसने कैंपेन चलाए हैं, बिजली कैंपेन चलाए हैं, उन्होंने एजुकेशन कैंपेन चलाए हैं, स्वास्थ्य के कैंपेन चलाए हैं, महिला को सशक्तिकरण करने के कैंपेन चलाए काफी। और उत्तराखंड के जो वीर शहीद हैं, जो शहीद हैं, उनके सम्मान राशि किस तरह से दी जा रही है हमारे आम आदमी पार्टी के आशुतोष जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी आशुतोष जी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। अपने फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक करें आप। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और सीमा जी,
लगातार जिस तरह से हम यहाँ पर दल बदल की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी की यहाँ पर यदि साफ तौर पर बातचीत की जाए तो बीजेपी को लेकर अभी तक जिस तरह से सरकार बीजेपी की है, लोगों को एक विश्वास था कि 57 विधायक हैं, कहीं ना कहीं दुविधा यहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन टिकटों को लेकर स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, अभी भी 2 सीटें आपकी बची हुई हैं। तो फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकने वाले। देवभूमि के दंगल में लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से दल बदल का खेल उत्तराखंड में लगातार जारी है, लेकिन इस खेल के बीच में लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी के दरवाजे खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यदि नुकसान किसी का है तो वो जनता का है, क्योंकि अपने फायदे के लिए जनता का नुकसान किया जाए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवभूमि के दंगल में लगातार दल बदल के रिवाज को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। दीपक पांडे आम आदमी पार्टी से बने हुए हैं, सीमा डोरा भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई हैं, आशुतोष डिमरी वरिष्ठ पत्रकार और अभिषेक बहुगुणा यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी आशुतोष, मेरी आवाज अब आपको मिल पा रही है? जी हाँ, मेरी आवाज भी आपको आ रही है? जी बिल्कुल। आपसे मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से लगातार दल बदल का खेल जारी है, कांग्रेस की यदि हम इस मामले में बात कर लेते हैं तो हरीश रावत जो एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार या चेहरा हम मान सकते हैं, रेस में सबसे आगे, उनकी सीट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाती। किस तरह की पार्टियों की रणनीति और गणित चल रहा है कि इतना गणित बिठानी है कि कब कौन कहां आएगा, किसको कहां सेट करना है, कि इतने बड़े कद्दावर नेता को एक सीट तक नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, पूरी अगर पॉलिटिकल सिनेरियो पे हम नजर डालेंगे तो 20-22 साल के उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें बड़ा उथल-पुथल जैसे बड़ा स्टेट है यूपी में। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू कर। हाँ, तो दल बदल वाली अगर बात है तो हम यूपी इतनी बड़ी फोकस नहीं हो रहा है। आपको देखा होगा, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे एक बहुत बड़े समाज से जो व्यक्ति आते हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल से जाकर अलग पार्टी या उधर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, या कुछ लोग कांग्रेस से आकर के बहुत बड़े पूर्वांचल के नेता उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है दिल्ली में। तो उत्तराखंड क्या है कि 70 सीटों वाली विधानसभा है और 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, और बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकली तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन जो सीटों का आंकड़ा है, सीटों के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। 70 सीटों की विधानसभा है। तो अब चाहे वो 2012 का सीनियर रहे हो, चाहे वो 2007 का हो, चाहे वो 2017 का है, तो जैसे ही चुनाव वाला समय आता है तो स्वाभाविक तौर पे अभी तक दोनों ही पार्टी यहाँ पे सत्ता उठ रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तो दोनों पार्टियों से अलग अलग टाइम पे अलग अलग बड़े बड़े नेता, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे वो जिला स्तर के हो, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो, टाइम पे इधर से उधर गए हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को इजाफा हुआ हो, दोनों ही पार्टियों को इजाफा भी हुआ है और दोनों ही पार्टियों को बड़े बड़े नेता इधर उधर जाने से नुकसान भी हुआ है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, इसमें दोनों ही पार्टियों का नफा नुकसान तो ठीक है, लेकिन जनता को इसमें क्या मिलता है? जनता के लिए तो ये घाटे का ही सौदा है। बिल्कुल जनता के लिए ऑफकोर्स, जिसमें इसमें कोई दोहराई नहीं है, जनता के लिए घाटे का सौदा होता है। मैं उस पर जाना चाहूंगा। अब जैसे यूकेडी जैसे एक रीजनल पार्टी है,
उत्तराखंड का जब आंदोलन चला, बहुत वर्षों तक चला, दशकों तक चला, कई दशकों तक ये मूवमेंट चला, और उसके बाद जब राज्य बना 2000 में, और उसका पहला जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2002 में, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम सीट, मतलब 2-3 से 1-8 सीट, या फिर 2007 का चुनाव हुआ, 2012 का चुनाव हुआ, तो यूकेटी अपना पूरा इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद भी, अपनी यहाँ की रीजनल पार्टी होने के बाद भी पब्लिक के भीतर अपना विश्वास कायम नहीं कर पाई। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है आपके पास। अभिषेक जी, अगला सवाल मेरा ये है, जिस तरह से आशुतोष जी का भी साफ कहना है कि लंबे समय से आप उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की भी अब एंट्री हो चुकी है, लेकिन जब सरकारें चुनने की बात आती है तो क्यों कांग्रेस और भाजपा ही पहली पसंद मिलती है? क्या कमी रह गई? क्या आपने इस बारे में मंथन करने की कोशिश की कभी? बहुत धन्यवाद, आपके सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी भी है। जिस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर परिप्रेक्ष्य इन्होंने जो ताना बाना जो बुना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने, जो कि उत्तराखंड को खोखला कर रही हैं, ये हमेशा से एक ये बात कहते आए हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इनकी सरकारों पे रह के मलाई खाई। मगर इन सारी बातों को जब हम धरातलीकरण देखें, तो जब उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक, जब वहां पे मंत्री जब वहां पे थे, तो जो कानून राजस्व, जब हमारे जो मंत्री थे दिवाकर भट्ट जी, उस समय जो उन्होंने भू कानून को लेके काम किया, उसको किसी ने नहीं बताया कि भू कानून को लेके हमने 500 स्क्वायर मीटर से लेके 250 स्क्वायर मीटर किया, उत्तराखंड की जनता के लिए काम किया, और 1-1, 2-2, 3 और 4 विधायक की सीट में भी हमने अपना एक इस तरह से अपना विपक्ष वहां पे खड़ा करके रखा। मगर क्योंकि ये जानते हैं, इन बातों को अगर ये सामने रखेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो पोटेंशियल है, 1979 से जिस संघर्ष को हम करते हुए आए हैं, जिसने उत्तराखंड आंदोलन को रचा, जिसने उत्तराखंड आंदोलन की बात करी है, सारी बातें अगर आजकल के नवयुवकों को अगर हम बताएं, बुजुर्गों को गांव में देखिए उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आज भी है। मगर ये जो प्रपंच रचते हैं अपने पैसों का, और ये जो दल बदल के बाद एक दूसरे को बहका के, जनता को बहका के ये जो कार्य करते हैं, अब जनता इस बात को समझ रही है। धरातल में आप जाके देखें, उत्तराखंड क्रांति दल की बात कहने वाले वो युवा खड़े हैं आज भू कानून को लेके। ठीक है हमारे साथ, ठीक है अभिषेक जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ कैप्टन बलवीर सिंह रावत, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन बलवीर सिंह जी, दल बदल को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और दल बदल को लेकर जब बातचीत आती है तो उत्तराखंड के दोनों ही बड़े दल कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों में अंतर नजर नहीं आता है, क्योंकि साफ तौर पर एक गली के दो घर दिखाई दिए जाते हैं। यहां मनमुटाव हुआ तो दूसरे दरवाजे को खटखटा लिया, उधर बात नहीं बनी तो इधर वापस आ गए। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और बीजेपी में मूलभूत से विचारों के रूप में आपको ये अंतर बचा है, जब नेता इतने ज्यादा मिक्सअप हो चुके हैं? मैडम, दलों की अपनी नीति है, लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई इस लालच में पड़ जाता है तो उसके लिए तो कोई और मेडिसिन नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे कांग्रेस से गए हुए लोगों की बात है बीजेपी में, तो मैं समझता हूं उनको जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब किशोर उपाध्याय की मैं बात करूंगा कि 3 दशक वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आ जाऊंगी अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिया, तो अब इसमें किसी का क्या दोष है? जी कैप्टन बलवीर जी, लेकिन ये वो 44 साल से कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, यदि कोई नाराजगी थी, कुछ बात थी, तो उस पर बातचीत कांग्रेस को भी करनी चाहिए थी। उत्तराखंड का जो नेतृत्व है, उत्तराखंड की लीडरशिप है, वो नाकाम साबित हो रही है लोगों को मनाने में, अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में, बड़े नेताओं को मनाने में। निश्चित रूप से बात करनी चाहिए थी, बशर्ते वो इंडिविजुअल भी अगर एग्री हो। लेकिन अगर किसी ने ऐसे हठधर्मी या ऐसी जिद पे अगर अड़े हुए हैं, कैप्टन बलवीर जी, ये जिद किशोर उपाध्याय की भी हो सकती है और ये जिद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भी हो सकती है। वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई है, लेकिन अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? इसलिए ये ऑप्शन है कि यहाँ अगर टिकट नहीं मिला तो दूसरी जगह ऑफर आती है, वो टिकट पर के लालच में चले जाते हैं। ठीक है, वो टिकट के लालच में गए हैं या जो पार्टी में जमे बैठे हैं, उन्होंने अपने लालच के आगे उन्हें आगे अपनी बात रखने नहीं दी। क्या वजह रही, इस पर हम आगे चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो देवभूमि की दंगल में लगातार दल बदल के रिवाज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम पार्टियों के द्वारा जिस तरह से लगातार अभी भी दल बदल का खेल जारी है, ऐसे में व्यक्तिगत रूप से लोगों को फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन इस मामले में दोनों पार्टियों के साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता का जो नुकसान हुआ है, उसी पर लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज।
खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। देवभूमि की दंगल में दल बदल के निवास को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन बलवीर सिंह जी, अगला सवाल आपसे ही करूंगी। जिस तरह से आपका कहना था कि किशोर उपाध्याय ने जल्दबाजी कर दी, कुछ दिनों पहले सरिता आर्या जी भी जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी तो ये बात तब भी कांग्रेस की तरफ से सामने आई थी कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी, उनको लेकर फैसला लिया जा रहा था। इस तरह तमाम नेताओं के आ जाने के बाद भी पार्टी नेतृत्व कहीं ना कहीं चेता नहीं, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि किशोर उपाध्याय ने जल्दबाजी कर दी। कैप्टन बलवीर सिंह जी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है उनके पास। सीमा जी, जिस तरह से कांग्रेस की हम यहाँ पर जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी की यदि हम बातचीत करें, आप कई बार हमारे साथ डिबेट में आ चुकी हैं और आपका कहना है कि एक नियम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में यदि लोग आ रहे हैं तो उन्हें सीधे ही टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस बात को लेकर चर्चा हम जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपकी पार्टी में इस बात को लेकर कभी कोई चर्चा होती है कि तुरंत आ रहे हैं आप और सीधे टिकट दिया जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के काम को अनदेखा करके टिकट दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये दोनों तरफ ही हो गया, तो क्या कर सकते हैं। कांग्रेस भी दे रही है, अब हमारे जो है वो वहां चले जाते हैं। भेड़ चाल में अगर आप चलेंगे तो फिर तो ये हमेशा ऐसे ही होता रहेगा कि दुनिया में ये हो रहा है तो होगा। आपकी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, क्या आप राजनीति में उत्तराखंड की जनता के लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल लेंगे, और बहुत ही वरिष्ठ हो उनको हम टिकट देते, वैसे हम नहीं दे रहे। जैसे सरिता आर्या जी आई थी तो वो एक्चुअल वो दुखी होके आई थी, एक महिला का वो कह रही थी कि वहां पर उनको सम्मान नहीं मिल रहा और हम नहीं करना चाहते। अब कोई किशोर उपाध्याय जी आए, वो उनका बहुत टाइम से कांग्रेस के साथ ठीक नहीं चल रहा था, आपको भी पता ही होगा, आप तो मीडिया में हो, तो वो उस विचार को कहते हैं जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने इतने सालों से काम किया, तो सरिता आर्या की आप बात करती हैं तो मैं इसीलिए हरक सिंह रावत की यहाँ पर बात नहीं करती। ठीक है, आपकी पार्टी से उनका मनमुटाव था, नहीं बात बन रही थी, आपने उन्हें टिकट देने से इनकार किया, वो चले गए, मान लेते हैं यहाँ पर आपकी बात को। सरिता आर्या जी को आपने टिकट दिया, ये भी मान लेते हैं आपकी बात के, लेकिन आप किशोर उपाध्याय जी आए, यदि आप उनको भी टिकट लेंगे तो ये दोनों ही बातें आपकी झूठी साबित हो जाएंगी। नहीं, सरिता आर्या जी का तो बता दिया, किशोर उपाध्याय जी का भी मैं यही बता रही थी कि उनका बहुत टाइम पार्टी के साथ नहीं, तो फिर तो सीमा जी, फिर हर व्यक्ति जब आएगा तो आपके पास एक नया जुमला तैयार रहेगा। एक दुखी होकर आए थे, एक आंसू बहाकर आए थे, एक रो कर आए थे, तो आप ऐसे हर किसी को टिकट देंगे? पहले 10 आए थे, बाकी अब आ रहे हैं धीरे धीरे। अरे आप तो चुप ही रह जाइए, आप कौन सा कम है, आप शुरू तो हो गए, आप भी, आपके पास तो कोई आता ही नहीं था, अब आना शुरू हो गए, तो आप कौन सा नहीं ले रहे हो, आप भी तो ले रहे हो ना। बुरा क्यों लग रहा है? दीपक पांडे जी, नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं बीच में नहीं बोली। दीपक पांडे जी, सीमा जी के सवाल का आप भी जवाब यहाँ पर दे दीजिए। जी जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी का रुख कोई नहीं कर रहा है, यही वजह है कि आप निशाना साधते हुए नजर आते? नहीं, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी में भी लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग संपर्क में हैं, लेकिन हमारे यहाँ सी का फॉर्मूला चलता है, करप्ट, क्रिमिनल और इस टाइप के जो लोग होते हैं, हम लोग उनको नहीं अपनी पार्टी में जल्दी शामिल करते हैं। रहने दीजिए, खुद तो करप्ट, आप लोग क्या किसी को करप्ट का नहीं देंगे टिकट? क्या बातें करते हैं आप लोग? हमारे यहाँ कौन सा करप्ट है? हमने उसको करा, किसको दे दिया करप्ट को बताइए। सारे विधायक आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई विधायक लॉबी का कोई बंदा नहीं है। आप क्या कोई आता ही नहीं ना, क्या बोले आप? क्या
मैडम हमारे यहाँ जितने लोग आए डेढ़ से 2 साल पहले डेढ़ से 2 साल पहले आए शुरू तो हो गए ना, शुरू हो गए ना। डेढ़ से 2 साल पहले लोग पार्टी को ज्वाइन करा है। लोग आपकी तरह केवल टिकट लेने नहीं आ रहे हैं हमारे। दीपक जी, अभी आपकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड में, आपको भारी पड़ रही है। ठीक है दीपक जी, 2016 में बीजेपी ने लोकतंत्र की जो हत्या करी थी वो अब भारी पड़ी आपके ऊपर। दीपक जी मेरा सवाल भी सुन लीजिए। दीपक जी मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अभी उत्तराखंड में आपकी शुरुआत हुई है, दल बदल को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और जो आपका अभी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या यही पॉइंट ऑफ व्यू आपका चुनाव के बाद भी, अगले चुनाव में भी रहेगा, या फिर आपसे अगर किसी विधायक ने संपर्क करने की कोशिश की तो आप ज्वाइन करवाएंगे? क्या क्राइटेरिया है आम आदमी पार्टी में यदि कोई ज्वाइन करने आता है, किन शर्तों पर ज्वाइन होंगे? जो है एक तो जो अच्छे लोग होंगे क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अच्छे लोगों के लिए ही काम कर रही है। लेकिन हमें भी पता है कि बीजेपी इनके जो आएगा वो अच्छा होगा, हमारे पास जो आएगा वो बुरा होगा। इनके पास सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि ये बहुत हमारे पास बीजेपी कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी तो अच्छी हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस वाले इसलिए जल्दी नहीं आ पाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे ना हमारे वहां करके। वरना दिल्ली में आपने देखा वहां कई लोगों को निकाल के बाहर कर दिया जो इस तरह के लोग थे। आपने देखा होगा दिल्ली में प्रमाण हमारे। आप तो भ्रष्ट हो, दिल्ली में कौन सा आपने बड़े अच्छे काम कर दिए। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना। शाहीन बाग लगाना किसका था सबको पता है। ठीक है, अगला सवाल आशुतोष डिंडी जी से है मेरा। आशुतोष जी, तमाम पार्टियों की हम यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। हर पार्टी अपने आप को बिल्कुल बेदाग और दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड की जनता को आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह के व्यक्तियों को चुनना चाहिए? प्रत्याशी तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार उत्तराखंड की जनता को फैसला किस आधार पर लेना चाहिए? अब देखिए, इस समय एक फैसला क्या लेती है तो जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल। लेकिन 2002 से और अभी तक का जो सिनेरियो दिख रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो है उत्तराखंड का, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। और जी, शायद यही वजह है कि तमाम भाजपाई नेता कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यही पैटर्न एक बार फिर से आने वाला है। में दोनों पार्टियों में कर रहे हैं, ऐसा एक पार्टी में कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी से भी बड़े बड़े नेता गए हैं, कांग्रेस से भी बड़े बड़े नेता हैं। जी। अब ये एक जिक्र आ रहा था अभी, उस समय बहुत बड़ा पॉलिटिकल सीनियर, बहुत बड़ा वो हुआ था। अभी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। बिल्कुल अपने अपने विचार हो सकते हैं, यूकेडी वाले कुछ और बोलेंगे, बीजेपी के कुछ और बोलेंगे, कांग्रेस से कुछ और बोलेंगे, आम आदमी पार्टी की भी एक विचारधारा है। राष्ट्रीय राजधानी में वो लोग बहुत कंफर्टेबल है, एक हिस्टोरिकल मेजोरिटी के साथ आए हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन मेरा इसमें बहुत, मैं कई बार अलग अलग चैनलों पे भी डिबेट में इसमें, अगर उस दिन हत्या हुई थी तो उस हत्या के बाद फिर 2017 में पूरा मामला जनता की अदालत में गया था जी। और जनता की अदालत ने एक हिस्टोरिकल मेजोरिटी लेकर के 2017 में 57 मेंबर दिए थे असेंबली के अंदर, 57 विधायक। अगर तो फैसला पब्लिक को ही करना है, जनता जनार्दन है, जनादेश को सैल्यूट करना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन है। जिस प्रकार से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में एक हिस्टोरिकल मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल को मिली थी, उसी प्रकार 2017 में उस 16 के सीनियरों के बाद पब्लिक ने, पूरी उत्तराखंड की जनता ने 57 की मेजोरिटी बीजेपी को दी थी। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पब्लिक के विश्वास को जीतने में कामयाब हुई थी, या 2012 में कांग्रेस कामयाब हुई थी। अब 2022 पे सबकी नजर है, अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर के, अपने अपनी बातों को लेकर के। मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के लिए नई पिच है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार नई पिच है, आगे किस ढंग से परफॉर्म करेगी ये तो आगे की बात होगी। एकदम अभी बोलना बहुत आसान। आशुतोष जी, ठीक कहना है आपका। 57 विधायकों के साथ बहुमत जरूर मिला था भाजपा को, लेकिन क्या आपको लगता है कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलकर कहीं ना कहीं जनता के विश्वास को तोड़ा है भाजपा ने? बिल्कुल, इस प्रकार की बातें भी देखिए। केवल एक एनडी तिवारी को छोड़ के 2002 से 2007 तक कांग्रेस के एक एनडी अपना किया था। उसके बाद 2007 में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। पहले जनरल खंडूड़ी चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर रमेश पोखरियाल निशंक चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर जनरल खंडूड़ी को चीफ मिनिस्टर बना। फिर वही स्थिति कांग्रेस में भी आ गई कि पहले विजय बहुगुणा को चीफ मिनिस्टर। वो अलग बात है कि बाद में विजय बहुगुणा वहां से अपना उनका जो आइडियोलॉजी होगी, जो भी होगी, या जो भी हो उनका दृष्टिकोण में क्यों कांग्रेस है, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। लेकिन कांग्रेस में भी तो वही स्थिति आई, बीजेपी में भी वही स्थिति आई, तो दोनों पार्टियों में वही स्थिति रही। जी जी। सीमा डोरा जी, जिस तरह से आशुतोष जी का कहना है कि बहुमत आपको मिला था, 57 विधायकों के साथ, बड़े बहुमत के साथ बीजेपी उत्तराखंड में आई थी, जनता ने विश्वास जताया था आपके ऊपर। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री बदले गए हैं और जिस तरह का कार्यकाल रहा है, तमाम बातों पर लेकर कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ी है, कहीं ना कहीं जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया है? आप चाहते तो और अधिक बेहतर कर सकते थे।
देखिए, हमने बहुत अच्छा किया और वाकई बहुत अच्छा कर सकते थे अगर कोरोना ना आया होता तो, क्योंकि ये 3 साल जो कोरोना में बीते हैं उसमें पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी था जीवन को बचाना, तो जनता के जीवन को बचाना मुख्य उद्देश्य रहा। उसमें भी हम लोग कभी खाली नहीं बैठे, उसमें भी पूरी मेडिकल सुविधाओं से लेकर आपको कोरोना वैक्सीनेशन, कितना परेशान रहते थे मोदी जी की कैसे वैक्सीनेशन लाई जाए। अभी मेरी कल अब्रॉड बात हो रही थी, वो कहते वैक्सीनेशन की यहाँ इतनी मारामारी है कि पैसों से भी वैक्सीनेशन नहीं मिलता, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते और हमारे यहाँ फ्री में वैक्सीनेशन है। तो कुछ तो फर्क है। बीजेपी ने बहुत कुछ किया। अगर एक घर में 7 मेंबर है तो आप मल्टीप्लाई करिए उसको कि अगर 2000 रुपए से भी हो तो कितना हो वैक्सीनेशन मिला। हरिद्वार के 1 लाख फर्जी टेस्टिंग के बारे में नहीं बताएंगे मैडम? ठीक है, लेकिन वो तो पूरे देश में हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब आप उत्तराखंड में बिल्कुल, केंद्र सरकार भी डायरेक्ट राज्य सरकार को दे रही है, और किसी राज्य सरकार में जहां हमारी है और जहां नहीं भी है हमारी, किसी को कमी तो नहीं आई कोरोना में मेडिसिन की, किसी को वैक्सीनेशन की, कहीं पर भी कोई कमी आई तो बताइए। वैक्सीनेशन तो जरूर हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से युवा वापस लौट के आए थे तमाम राज्यों से, माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं पलायन को रोकने के लिए, उन युवाओं को उत्तराखंड में रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी, कुछ ऐसी आशा दी जाएगी कि वो रुकेंगे। एक बार जैसे ही स्थिति सुधरी, वापस पलायन की स्थिति आ गई है, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार की ना तो उन्हें उम्मीद नजर आती है और ना ऐसी कोई आशा दी गई है। देखिए, ये सच है कि उत्तराखंड में बहुत सारी नौकरियां नहीं है क्योंकि छोटा स्टेट है, सरकारी नौकरियां, लेकिन और हमने भरनी भी है, अभी बहुत भरी है और बहुत खाली भी पड़े हैं, अभी और भी भरनी है। लेकिन हमने स्वरोजगार योजना के तहत हमने होम स्टे और स्वरोजगार सीमा जी, ठीक है, आपके पास आएंगे। जो भर्तियां हो भी जानी चाहिए थी उनमें वो भी समय पर पूरी नहीं की गई है। जी अभिषेक जी, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में रोजगार की ज्यादा जगह नहीं है, ज्यादा रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता, या ईमानदारी से उस काम नहीं किया गया? अभिषेक जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक जी आपके पास आते हैं, वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहती हूँ। बार बार इस बात को लेकर जब बात होती है तो हमेशा इस बात को लेकर आगे रख दिया जाता है कि उत्तराखंड छोटा स्टेट है। छोटी जगहों पर जब आप योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या रोजगार की जो हम बात कर रहे हैं वो पैदा नहीं किया जा सकता? क्या आपको लगता है कि साफ तौर पर ईमानदारी से काम नहीं किया गया या विजन की कमी है? मैडम, विजन की तो कमी है। कहीं ना कहीं जो सरकारें रही हैं वो जो युवाओं को है भरोसा नहीं दिला पाई है कि हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं, प्लान को हम इस तरह से रोकेंगे। मैंने आपको सीधी बात बताई, अगर हमारे पहाड़ों में अच्छी शिक्षा होगी तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? लोगों के पास अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? क्योंकि वहीं पे कई रोजगार के, अगर हमारे गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए, जैसे चाइना में आपने देखा है, वहां कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वहां की गवर्नमेंट खरीद लेती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करती है, उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है। अगर हमारे उत्तराखंड में भी पहाड़ों में कई चीजें बन सकती है, वहां की महिलाओं को रोजगार मिल सकता है, वहां के लोगों को मिल सकता है, अगर वहां से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए। नहीं है, महिलाएं बहुत रोजगार कर रही हैं, महिलाओं को जोड़ा गया स्वरोजगार योजना के तहत, और मेक इन इंडिया ये हमारा ही प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने चलाया। तो आपको कुछ नहीं पता, आप बातें बोल रहे हो, आप पहले जान तो लीजिए कि हमारे इंडिया में चल क्या रहा है। मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट हमने ही लॉन्च किया। मेक इन इंडिया में मैडम कितना मेक इन इंडिया सक्सेस है सब लोग जानते हैं। ठीक है सीमा जी, जब आप मेक इन इंडिया की बात करिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं हो सकते, छोटा स्टेट है? जी अभिषेक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोला कि जॉब्स बहुत सारी नहीं निकल सकती, रोजगार बहुत। ठीक है, सुन लीजिए, दूसरी पार्टी को भी सुन लीजिए कि किस तरह से हो सकते हैं, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। जी अभिषेक जी। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे पहले झूठे जो आंकड़े हैं वो यहाँ पेश ना करें। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया हमको कि उन्होंने कोविड काल में बहुत काम किया, बल्कि अगर आप हाईकोर्ट की लिटिगेशंस देखेंगे तो हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इतना लताड़ा है इस बार सरकारों को, उत्तराखंड की सरकार को भी और इनके तीनों मुख्यमंत्रियों की हालत, जिन्होंने सिर्फ पेपर में जो इन्होंने बता रहे ना मेक इन इंडिया और ये सारे जो अलाना फलाना जो इन्होंने स्कीमें निकाली थी ऑन डॉक्यूमेंट, धरातलीकरण इसका देखेंगे तो ये जीरो है आज तक का। जी अगर हम बात करें यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत दुख होता है, एहसान फरामोश ऐसे लोगों को ही बोलते हैं। आपको शर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए आपको शर्म, जो आप लोगों को पूरा, लोगों को राशन मिलता रहा, लोगों को वैक्सीनेशन मिलती है, लोगों को मेडिसिन मिलती रही, सारे टेस्ट होते रहे, उसके बावजूद आप इस तरीके की बात करोगे तो बेहद लानत है ऐसे सोच वालों को। जब रेमडेसिविर की बात आई थी, रेमडेसिविर के वहां पे जो 6 लाख के जो टेंडर थे, 50,000 रेमडेसिविर के बाद आपके जो बाकी के जो थे वो सब गायब हो गए। हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने जब आपको नकारा, उसके बाद भी आप रेमडेसिविर नहीं पहुंचा पाए। बात बताएं, आपके जो कोविड टेस्ट में जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार,
उस भ्रष्टाचार के बारे में आज तक आप मुंह क्या है 1 लाख फर्जी घोटाले, जितनी जाने यहाँ पे कहीं आपने गलत आंकड़े सरकार को पेश किए। जब बात करें हम पहाड़ों में, तो पहाड़ों की जो सुख सुविधाओं में आप चाहे मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर चले, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कैप्टन बलवीर सिंह भी बने हुए हैं लगातार। कैप्टन बलवीर सिंह जी, जिस तरह से सीमा अरोड़ा जी का कहना है कि कोविड में अभूतपूर्व काम भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है, क्या आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है? क्योंकि फ्री वैक्सीनेशन की यदि बात करें तो फ्री वैक्सीनेशन से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं पेड वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जहां फ्री वैक्सीनेशन थी वहां समय पर कई जगह नहीं मिल पाई। मैं ये नहीं कहती नहीं मिली, बहुत जगह मिली है, पर बहुत जगह प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा वैक्सीनेशन मौजूद थी। 611 रुपए। देखो मैडम, सीमा बोरा जी के जो आंकड़े हैं वो सरासर गलत और झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से अब बेरोजगारी बढ़ी है। मेरा मानना है कि कांग्रेस को अगर अवसर मिलता है प्रदेश में सत्ता में आने का, तो हम युवाओं के लिए उत्तराखंडियत के नाम से हम रोजगार मुहैया करा पाएंगे। हमारा लेकिन कैप्टन बलवीर सिंह जी, सीमा जी का तो कहना है कि बहुत छोटा स्टेट है, ज्यादा अवसर ही नहीं है, किस तरह से अवसर पैदा करेंगे आप? देखिए, तो सोच बदलनी पड़ेगी और हमें स्थानीय स्तर पर काम करना पड़ेगा, बजाय कि औरों पे निर्भर रहने के। तो ये अगर अच्छा शक्ति होगी तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है अपने युवाओं के लिए। सबसे ज्यादा पलायन आपके टाइम में हुआ था, सबसे ज्यादा पलायन। देखिए, पलायन के लिए जहां तक आपका कहना है कि हमारे टाइम में हुआ है, ऐसा मैं नहीं समझता कि हमारे सबसे ज्यादा खाली हो गए थे, गांव के गांव खाली थे। अब बड़ी मुश्किल से थोड़ा काम होना शुरू हुआ है, बड़ी मुश्किल से। जी कैप्टन बलवीर सिंह जी, जवाब दीजिए। सीमा जी का कहना है कि आपके सरकार के समय में ज्यादा पलायन हुआ। बड़ी मुश्किल से लोग 3 मुख्यमंत्री पे ध्यान था ना। बोल क्या रहे प्रवक्ता हमारे पार्टी के बड़ी मुश्किल 2022 में कांग्रेस 3 मुख्यमंत्री तो आसानी से बदल गए। आज भी इतनी मुश्किलें हैं तो क्यों मैनिफेस्टो पे झूठे वादे करते हैं? मैनिफेस्टो में लिखा है कि बड़ी मुश्किल से हम ये काम करने की कोशिश करेंगे, लिखे। देखिए, हम भाजपा की तरह ठीक है। अरे मैं अभिषेक जी आपके पास आती हूँ। कैप्टन बलवीर सिंह जी को पहले उनकी बात रख लेने देते हैं, फिर आपके पास आती हूँ। जी कैप्टन बलवीर सिंह जी, अपनी बात पूरी करें आप। मंत्री लाके सीमा जी, अभिषेक जी, सीमा जी, आप बताइए, आप क्या कर पाए? आपने उत्तराखंड बनाने में साथ दिया, तो आपको साथ छोड़ के चले गए, कुछ कांग्रेस में आगे तो कुछ आगे बीजेपी में। और आप क्या कर पाए? अगर आप इतने सक्षम थे, इतने आप सीमा जी आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, सवाल तो आपसे होंगे। सीमा जी, यूकेडी तो अभी सत्ता से बाहर है, वो कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, उन्हें तो मौका ही नहीं मिला, आपको तो बार बार मौका मिला, तो सवाल तो आपसे होंगे। ठीक है, आप दोनों को मैं मौका दूंगी। कैप्टन बलवीर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात पूरी कर लेते हैं, फिर आप दोनों को मैं मौका देती हूँ। जी कैप्टन बलवीर सिंह जी, अपनी बात पूरी करें आप। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के लिए 20 साल हो गए कुछ नहीं किया है जी। इन्होंने अंतरिम सरकार के टाइम सन 2000 से ही मुख्यमंत्रियों को बदल करके प्रयोगशाला बनाया है इस राज्य को। पहली बार इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरी बार 3, और फिर पिछले कार्यकाल में भी 3 मुख्यमंत्री बदल करके अब अगर सत्ता इनको सौंपी जाती है तो ये पुनः जो है इस क्रम को जारी रखेंगे, प्रदेश का विकास बिल्कुल ठप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनता से मैं अपील कर रहा हूं कैप्टन बलवीर सिंह जी, हाँ, लेकिन आप भी अपने विजन का, आपको भी मौका मिला, 10 साल आपको भी मौका मिला, आपने भी कुछ चमत्कार करके नहीं दिखाया। आशुतोष डिमरी जी, अगला सवाल मेरा आपसे भी है। पलायन और बेरोजगारी और पलायन उत्तराखंड के मुख्य मुद्दे हैं। हालांकि चुनाव नजदीक आते आते तक कहीं ना कहीं समीकरण दूसरी ओर बैठने लगते हैं, कहीं जाति, कहीं क्षेत्रीय, कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह सीमा अरोड़ा जी ने कहा कि ज्यादा अवसर उत्तराखंड में नहीं हो सकते, इस बात में सच्चाई है? क्या अवसर हो सकते हैं और क्या विजन रखना चाहिए सरकारों को बेरोजगारी दूर करने के लिए? कांग्रेस पार्टी ने सन 2002 ठीक है, कैप्टन बलवीर सिंह जी आपके पास आएंगे। ये सवाल मेरा आशुतोष जी से, आपके पास आते हैं। जी आशुतोष जी। नारायण दत्त तिवारी। कैप्टन बलवीर सिंह जी, कैप्टन बलवीर सिंह जी, मुझे दूसरों के पास जाने का भी मौका दीजिए, उनकी भी राय लेना जरूरी है। आशुतोष जी, देखिए, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर हालांकि स्टेट की डिमांड हुई थी, बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, और उसके पीछे यही था कि जो रिमोट एरियाज, उनमें आपका रिमोट एरियाज में देहरादून का जो अर्बन एरिया है, या हरिद्वार का जो अर्बन एरिया है, या जो उधम सिंह नगर रुद्रपुर का अर्बन है,
यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ भी डेवलपमेंट, ये नहीं कह रहा यहाँ डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट की ज्यादा दरकार जो है वो पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, उत्तरकाशी में है, चंपावत में है। और अलग राज्य निर्माण की जो अवधारणा उठी थी बहुत लंबे समय से, उसी का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में 70 के दशक में पर्वतीय विकास विभाग का गठन हुआ था और हिल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी और उसी के तहत एक पर्वतीय विकास विभाग, वो बाद में उत्तराखंड विकास विभाग या उत्तरांचल, उसके अलग से बजट का एलोकेशन होता था उत्तराखंड के लिए, तब 9 जनपद थे। तो आज भी वही डिमांड है कि जो रिमोट एरियाज है, ये प्लस पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑल वेदर रोड इस बीच 5 साल के भीतर, लेकिन इतना ही करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट को, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी, कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो आपको रिमोट एरियाज में, खास तौर पे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, आपके चाइल्ड एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके पलायन कहीं ना कहीं रोकने की दिशा में हम कामयाब हो सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी, उसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है। जी बिल्कुल। दीपक जी, बेरोजगारी की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जितने रोजगार अभी उत्तराखंड में मुहैया हैं फिलहाल सरकारी से लेकर कई डिपार्टमेंट में, क्या उन्हें भरा गया है? जो अभी हम बाकी अफसरों की बात करें, अभी तो उन्हीं में काफी कुछ खाली पड़ा हुआ है, उनको लेकर ही कोशिश नहीं हुई। मैं कई जगह होल्डिंग और यूनिपोल में देख रहा था 22,000 लोगों की भर्तियां करके जी। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था, कई जगह लाखों, जिसमें ये भी आया 100 करोड़ का इन्होंने लगभग बजट लगा दिया है इन झूठे प्रचारों में। और जो इनकी भर्तियां हैं वो तो इनकी पूरी हो नहीं रही, इनके जो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इनके वन विभाग की भर्तियां होती हैं और वो लीक हो जाते हैं इनके सारे पेपर। इनको करना कुछ नहीं है, केवल ये कह देते हैं कि हाँ हमने भर्तियां निकाली, लेकिन उन्होंने अभी तक दिया किसी को नहीं है। और जो नॉर्मल प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ लोगों तो वैसे भी भरने हैं, जो लोग पुलिस में आए हैं या आर्मी में आए हैं वो तो भर्ती ही हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कितने हजारों की भर्तियां वहां पे खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार के पास जो लोग अभी जॉब में हैं उनको तक तो पैसा देने के लिए है नहीं इनके पास। क्योंकि जहां ये 70,000 करोड़ का तो इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड पर, हर बार केंद्र से मांगते रहते हैं, ऊपर से कहते हैं हमने डेवलपमेंट कर दिया। आप मुझे बताइए ना, 70,000 करोड़ का कर्जा दे दिया हर उत्तराखंडी आदमी को, आपने गिरवी रख दिया, हर आदमी को साख पर रख दिया है, और आप कहते हैं हमने डेवलपमेंट कर दिया। क्यों इतना झूठा प्रचार आप लोग करते हैं? मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं हंस के कह कैसे देते हैं लोग, कॉन्फिडेंस से। ठीक है अभिषेक जी, क्या लगता है आपको कि जिन पदों पर अभी रिक्त बने हुए हैं उन पदों पे कोशिश करके भर जाते तो शायद उत्तराखंड के युवाओं की स्थिति बदली जा सकती थी? अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखें तो सरकार ने उत्तराखंड को इतना बड़ा कर्जदार बना दिया है कि जिस तरह से, जैसे कहानी होती थी ना, लगान लेना होता था और एक परिवार कभी उठ ही नहीं पाता था, इस तरह इन 20 सालों में इन्होंने इतना यहाँ पे मिसमैनेजमेंट किया, इतना भ्रष्टाचार किया कि आज उत्तराखंड को अगर अच्छी सरकार मिलेगी, वो सरकार की कमर टूट जाएगी 2 साल शुरू में पहले उन सबका 20 साल का खामियाजा को उतारने के लिए। डेवलपमेंट की बात करें और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, पूरे भारतवर्ष में नहीं होंगे इतने, मगर इन्होंने उसको जीरो बना दिया है मिसमैनेजमेंट और अपने भ्रष्टाचार को लेकर। बात करें अगर सरकारी रोजगार को लेकर, तो ये खुद इसलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास खुद पैसे देने के लिए नहीं है। 10-10 तो इन्होंने मुख्यमंत्री हमारे बना दिए जो पेंशन होल्डर है, उनका भी अतिरिक्त बोझ हम झेल रहे हैं। यहां से मिसमैनेजमेंट इनका रहता है, इन्होंने अपने निचले स्तर पे कि भी इनकी सैलरी नहीं ढंग से बढ़ा, कुछ है ही नहीं। मगर आप इनके जो इन्होंने जो नॉमिनेशन में अपनी जो एसेट्स बताए हैं, उन एसेट्स को जरूर देखिएगा। 30 से 50% का इजाफा है इन 5 सालों में इन सारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मंत्रियों के। और 2000 से और 2020 तक आके देखिएगा, इनके जो खजाने हैं वो तो भरते जा रहे हैं, उत्तराखंड की जो जनता के जो खजाने हैं उनको लूट लूट के, और आज उन्हीं के बहाने बना के ये बोलते हैं, पेपरों में लाते हैं 100-100 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं और एक भ्रम जाल फैलाते हैं, जिस भ्रम जाल पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उत्तराखंड को लूट खसोट रही है। सीमा जी, यहाँ हमारी जो क्या मुझे जनता सुन पा रही हैं आप? वो इसी तरह से मैं परेशान हो रही है। सीमा जी शायद हमारे साथ नहीं है। कैप्टन बलवीर सिंह जी, जिस तरह से आशुतोष जी का कहना है कि विजन यदि बेहतर होता, यदि इतना भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो आज स्थिति दूसरी हो सकती थी। टूरिज्म स्टेट का हम नाम देते हैं उत्तराखंड को, क्या लगता है कि पुराने समय से जो लोग जिन जगहों को जानते हैं उनके अलावा टूरिज्म में भी पिछले 5-10 सालों में कुछ ऐसी बढ़ोतरी नहीं की गई है कि कुछ नया लोगों के सामने पेश किया गया हो उत्तराखंड के रूप में? देखिए मैडम, जिसको कुछ करने का नहीं होता है वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं। मैं आपको बताऊं कि सन 2002 में जब
नरेंद्र तिवारी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री तय किए थे हमारी कांग्रेस सरकार ने, तो विकास पुरुष के रूप में उन्होंने जो दिशा इस राज्य को दी है, मैं समझता हूं कि वो अनफॉरगेटेबल है। और उसके बाद हरीश रावत जी ये कह रहे थे अभी कि 3 मुख्यमंत्री बदले, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में दूसरे विकास पुरुष के रूप में इस प्रदेश की तरक्की और डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन बलबीर सिंह जी, आप हमें विकास पुरुष का नाम दे रहे हैं, एक सीट उनकी डिसाइड नहीं हो पा रही उत्तराखंड में। यदि वो विकास पुरुष है तो किसी भी सीट से लड़ जाए चुनाव, किस बात का डर है? क्यों पिछली बार जनता ने नकार दिया उन्हें? नहीं, वो तो अब जनता का तो मैं भ्रम फैलाना दीजिए। आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब जनता की नजरों के सामने ही तो अपना रिपोर्ट कार्ड आकेंगे ना। जनता ने तो नकार दिया। भ्रम फैला करके मतदाताओं को मोल्ड करना भाजपा की नीति रही है। ठीक है कैप्टन बलबीर सिंह जी, समय मेरे पास कम है, इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आशुतोष जी बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक पांडे जी बहुत धन्यवाद, और सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में हम चर्चा लगातार कर रहे थे। दल बदल का रिवाज जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में अभी भी जारी है, चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में साफ तौर पर टिकटों को लेकर जिस तरह से नेतृत्व के बीच में और साथ ही साथ प्रत्याशियों के बीच में लगातार होड़ मची हुई है, ऐसे में एक बात तो बिल्कुल तय है कि घाटा कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को एक बार फिर से उठाना पड़ेगा यदि इस तरह के प्रत्याशी आते हैं और जनता के सामने आके एक बार फिर से अपने स्वार्थ के लिए टिकटों के साथ पार्टियों में दल बदल करते हुए नजर आते हैं। खैर, देखना होगा कि जनता 2022 में इस तरह के तमाम प्रत्याशियों को क्या रिजल्ट देती है, क्या परिणाम देती है। फिलहाल देवभूमि की दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।